आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो में बात करेंगे वाक्य के भेद की। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। तो सबसे पहले जानेंगे वाक्य क्या होता है। हम सभी ये पढ़ चुके हैं कि वाक्य क्या होता है। शब्दों का एक समूह होता है। इन शब्दों को वाक्य के पद भी कहा जाता है। मतलब जो शब्द यूज होते हैं वाक्य में उन्हें पद भी कहा जा सकता है। तो शब्दों का या पदों के जो समूह होता है उससे क्या बनता है? कोई भी वाक्य बनता है। इस तरह जैसे कि नीचे किसी भी एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं कि वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है। वह कैसे विद्यालय जाता है? वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है। तो यहाँ वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है, ये क्या है? शब्द हैं अलग अलग इंडिपेंडेंट, और इनको मिलाकर क्या किया गया है? एक वाक्य बनाया गया है। तो इस प्रकार वाक्य की क्या होती है? रचना होती है शब्दों को मिलाकर। अब देखिए, शब्दों को मिलाकर क्योंकि वाक्य बनता है तो उसके आधार पर ही कि फिर वो किस किस तरह का हो सकता है, वाक्यों को बांटा गया है तीन टाइप्स में, तीन प्रकार में। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। नाम से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। सरल क्या होगा? बिल्कुल सरल सामान्य वाक्य होगा। संयुक्त क्या होगा? किन्हीं दो कुछ दो का कोई संगम होगा तभी चीजें क्या संयुक्त कहलाती हैं, एक साथ कहलाती हैं। मिश्रित क्या होगा? एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं पद इसके अंदर? पद तो होंगे ही, जो वाक्य हो सकते हैं वो एक से ज्यादा वाक्य हो सकते हैं और वो क्या होंगे? आपस में जुड़े हुए होंगे किसी ना किसी शब्द के साथ में। अब देखिए, जहां सिर्फ एक मुख्य क्रिया होगी वहां क्या होगा? सरल वाक्य। क्रिया कितनी होगी? सिर्फ एक होगी, मुख्य क्रिया होगी, वो क्या होगा? सरल वाक्य होगा। लेकिन इसके कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं भी होती हैं, लेकिन वो अंतर हम जानेंगे जब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे मेनली इसके अंदर क्या कहा जाता है कि क्रिया कितनी होती है? एक ही क्रिया होती है, एक मुख्य क्रिया होती है। ठीक है। संयुक्त वाक्य में क्या होगा? यहाँ जो वाक्य होते हैं उसके आगे लगा है उपवाक्य, मतलब पूरे पूरे नहीं, दो वाक्य पूरे नहीं होते बिल्कुल, वो पूरा एक वाक्य बनता है। दो को मिलाकर उन्हें जोड़ा जाता है किसी योजक के साथ, और योजक को ही हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं। तो समुच्चय बोधक को हम अपनी आने वाली क्लासेस में अच्छे से जानेंगे। तो एक योजक के साथ में किसे जोड़ा जाता है? दो उपवाक्यों को जोड़ा जाता है, जिससे कि एक वाक्य बनता है जो कि क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे आप किसी भी वाक्य में अगर और लगाकर, ठीक है, मैंने खाना खाया और मैंने सैर की, ठीक है, तो यहाँ और से आपने दो उपवाक्य को जोड़ा है, तो कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा। मिश्रित में ये होगा, यहाँ तो जो दो उपवाक्य होते हैं उन दोनों का अपना अपना वजूद होता है, कोई किसी पर आश्रित नहीं होता। लेकिन मिश्रित वाक्य में ये होगा कि एक वाक्य तो क्या होगा? प्रधान होगा, और अन्य क्या होगा? गौण होगा। या फिर ये कह लीजिए कि एक वाक्य मुख्य होगा, प्रधान होगा, और एक वाक्य क्या होगा? उस पर आश्रित होगा। एक या एक से ज्यादा वाक्य भी हो सकते हैं, तो वो क्या होंगे? उस पर आश्रित होंगे। तो वो क्या बनेगा? मिश्रित वाक्य बनेगा। तो अभी हम जानेंगे सरल वाक्य को, उसी के कुछ एग्जांपल्स को हम पढ़ेंगे। देखिए, बच्चा हंसा, क्या क्रिया हुई? हंसना। एक क्रिया हुई, क्या? हंसना। मैं दिन भर सोया, क्या क्रिया हुई? सोया, सोना क्रिया हुई। आज वह बाजार जाएगा, तो जाएगा क्या होगी? यहाँ पे क्रिया होगी। ठीक है। अगला वाक्य है, ये वह अन्याय किए जा रहा था, तो ये किए जा रहा था क्या है? क्रिया है। यहाँ हमारी नहीं चलती है, ठीक है, नहीं तो निषेधात्मक के लिए यूज हुआ है, चलती है क्या है? क्रिया हुई। ठीक, इस गांव के लोग कसरत के शौकीन हैं, तो शौकीन है क्या है? क्रिया। ठीक। अब देखिए, यहाँ आपको एक चीज नजर आएगी कि आपने पहला, दूसरा और तीसरा जब वाक्य देखा तो आपको एक एक शब्द मिला क्रिया का। लेकिन जब आप फोर्थ वाक्य को देखते हैं तो एक दो तीन चार, एक क्रिया कह रही हूं मैं इसको, और इसके अंदर कितने पद हैं? चार। ठीक है, मैंने आपको बोला है शब्दों को क्या हम वाक्य में पद भी कहते हैं। तो एक क्रिया में कितने पद हैं? यहाँ पे चार पद हैं। ठीक। यहां देखा तो दो पद हैं। ठीक। क्रिया एक ही कह रही हूं, लेकिन पद क्या है इसके अंदर? ज्यादा है। यहाँ पे भी क्या है? दो पद है। तो ये समझाने का, ये अभी हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये क्या है? आपको कहा गया कि जहां सिर्फ एक मुख्य क्रिया होगी, तो क्रिया तो एक ही है, लेकिन हम जब पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे थे तो हमने कुछ सहायक क्रियाएं, पूरक क्रियाएं, पक्ष, वाच्य, काल, ये चीजें पढ़ी थी। तो वहां क्या हो रहा था कि एक मुख्य क्रिया हो रही थी जिसकी सहायक क्रिया हो सकती है, या फिर उसका कोई पूरक शब्द हो सकता है जो उसको क्या करे? पूरा करे। तो जरूरी नहीं है कि क्रिया सिर्फ एक शब्द की होगी। एक मुख्य क्रिया होगी और उसके साथ उसकी सहायक क्रियाएं हो सकती हैं, उसकी पूरक क्रियाएं हो सकती हैं,
उसकी पक्ष या वृत्ति को बताने वाली क्रियाएं हो सकती हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, आप सभी जानते हैं कि ये क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज वो वीडियो देख के देखिए। अगर आप पहली वाली चीज को नहीं समझेंगे, अगर आप बेस को नहीं समझेंगे तो फिर ऊपर का आपको उतना अच्छे से कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो बेस से पढ़ते चलिएगा। इसीलिए मैंने इस सीरीज में बिल्कुल शुरू से वर्ण विचार से बात करी है और एक एक करके ही हम आगे इसमें बढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी हिसाब से कि अगर एक टॉपिक के अंदर पुराने टॉपिक का कहीं नाम आता है, जिक्र आता है, तो आपको पता हो कि उसका मीनिंग क्या है, उसके भेद क्या है, उसके यूजेस क्या हैं, सारी चीजें। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ये है कि क्रिया एक होगी लेकिन उसके अंदर पद एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे इस क्रिया में 4 पद हैं, इस क्रिया में 2 हैं, इसमें 2 हैं। तो ये जो पद होंगे वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। अब एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। तो आई होप समझ आया होगा कि मैंने इस तरह के एग्जाम्पल्स क्यों लिए हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 को देखिए। वह यहाँ तो क्रिया एक ही हो रही थी, क्या यहाँ कहीं से आप ये लगा सकते हैं कि कोई और क्रिया भी हो रही है? यहाँ हमारी नहीं चलती है तो ये चलने है के अलावा कोई और क्रिया हो रही है क्या? नहीं, कोई क्रिया नहीं हो रही, एक ही क्रिया हो रही है। पद सिर्फ 2 हैं उस क्रिया के अंदर। यहाँ पे क्या क्रिया हो रही है कि अन्याय किया जा रहा है। ठीक है, अन्याय किया जा रहा है। क्या कुछ और इसमें हो रहा है? नहीं, क्रिया एक ही हो रही है। बस उस क्रिया में कितने पद हैं? 4 पद हैं। यहाँ तो पद भी एक ही है और क्रिया भी एक ही है। लेकिन जब हम इस वाक्य को देखेंगे तो वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है, तो यहाँ एक तो क्रिया ये हुई कि विद्यालय जाता है मतलब जाना क्रिया, ठीक है। लेकिन जब आप इस शब्द को देखें तो खाकर भी क्या है? एक क्रिया है ना। खाकर भी क्या है? एक क्रिया है। सीधा है। अगला वाक्य देखिए, वह नाच गाकर। अब नाच गाकर भी क्या है? क्रिया है। हंसकर भी क्या है? क्रिया है। सबका दिल जीत लेता है। अब दिल जीत लेना भी क्या है? तो ये जीत लेता है क्या है? क्रिया है। ये भी एक कुछ किया ही तो जा रहा है, दिल को जीता जा रहा है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि इसके अंदर एक मुख्य क्रिया होगी या एक ही क्रिया होगी। फिर इसके अंदर अब एक से ज्यादा क्रियाएं कैसे आ गई? क्योंकि हम तो अभी सरल वाक्य को ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए, 2 क्रियाएं सरल वाक्य में हो सकती हैं, लेकिन जो मुख्य क्रिया होगी वो सिर्फ एक होगी। जैसे यहाँ पे मुख्य क्रिया जाना है, ठीक है, विद्यालय जाना क्या है? यहाँ पे मुख्य क्रिया है। अब ये मैं कैसे कह रही हूँ कि जाना एक मुख्य क्रिया है? देखो, अगर मैं रोटी खाकर को हटा दूं, वह विद्यालय जाता है, तो क्या इस वाक्य का मतलब निकल रहा है? निकल रहा है कि वह विद्यालय जाता है, संपूर्ण अर्थ दे रहा है। तो जो क्रिया वाक्य के अंदर, अगर एक से ज्यादा क्रियाएं दी हुई हैं, तो जो क्रिया वाक्य के अंदर पूरा अर्थ देगी बिना दूसरी क्रिया के भी, तो वो कौन सी होगी? वो मुख्य क्रिया होगी। अब ये मुख्य क्रिया क्यों नहीं है? तो इसको चेक करते हैं कि ये मुख्य क्रिया है या नहीं है, या हो सकती है या नहीं हो सकती है। वह रोटी खाकर, मान लीजिए है था, आपने ये शब्द पूरक लगा दिए, तो क्या इसका कोई मतलब बना? नहीं बना। ये जो क्रिया है ये क्या है? ये आसक्त है इस क्रिया के ऊपर, ठीक है। इसका अपना कोई अलग से वजूद या अस्तित्व नहीं है। जिस क्रिया का वाक्य के अंदर अपना अस्तित्व होगा वही क्रिया क्या होगी? हमारी मुख्य क्रिया होगी। वही क्रिया क्या होगी? हमारी मुख्य क्रिया होगी। अब जब अगला वाक्य देखेंगे तो और इसे समझ पाएंगे। देखिए, वह नाच गाकर हंसकर सबका दिल जीत लेता है। तो यहाँ जो मुख्य क्रिया हो रही है वो नाच गाना या हंसना नहीं हो रही है, वो क्या हो रही है? जीत लेना। ठीक है, क्या हो रही है? जीत लेना। ऐसा क्यों कहा? देखिए, वह सबका दिल जीत लेता है। क्या ये वाक्य पूरा बना? हाँ जी, पूरा वाक्य बना। लेकिन मैं कहूं वह नाच गाकर, है, था, कुछ भी कह दूं, क्या ये वाक्य बन रहा है? क्या इसको किसी और शब्द की जरूरत नहीं पड़ रही है? पड़ रही है। इन वाक्य क्रियाओं के साथ में हमें किसी और क्रिया की जरूरत महसूस होगी जो इसको क्या करेगी? पूरा करेगी, पूरा अर्थ देगी। ये बिना उस क्रिया के क्या होंगी? अधूरी होंगी। तो आसक्त होंगी उस क्रिया के ऊपर। खुद का इनका कोई अपना अलग से अस्तित्व वाक्य के अंदर नहीं होगा। हो सकता है किसी वाक्य के अंदर इनका अपना कोई वजूद हो, जरूरी नहीं है कि यहाँ नहीं है तो ये नाच गाकर शब्द का कहीं कोई वजूद ही नहीं होगा, अपना अलग अस्तित्व नहीं होगा, हो सकता है। लेकिन हमें उस वाक्य के अकॉर्डिंग देखना है, जिस वाक्य को हमें चेक करना है कि वो सरल है, संयुक्त है या मिश्रित है, कि उस वाक्य में क्या एक से ज्यादा क्रियाएं ऐसी हैं जिनका अपना अलग अस्तित्व है। अगर नहीं, सिर्फ एक क्रिया हमें ऐसी मिलती है तो वो कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य होगा। जैसे कि इसमें नाच गाकर और हंसकर क्या है? पूर्वकालिक क्रियाएं हैं, या इनकी सहायक क्रियाएं हैं, या पूरक क्रियाएं हैं। मुख्य क्रिया जीत लेता है ही है और वही रहेगी जिसका अपना वजूद है, अपना अस्तित्व है। उसी तरह यहाँ पे वह विद्यालय जाता है में जाना है का क्या था? अपना वजूद था, अस्तित्व था। तो ये मुख्य क्रिया थी। और यहाँ खाकर, नाच गाकर, हंसकर क्या है? पूर्वकालिक क्रियाएं हैं।
तो आई होप आपको सरल वाक्य समझ आया होगा और ये जो मेन डिफरेंस है दो क्रियाओं का, ये दो क्रिया होने के बाद भी सरल वाक्य क्यों होता है, ये भी आपको समझ आया होगा। अब एक और चीज देखिए, देखो अभी आपने सिर्फ सरल वाक्य पढ़ा तो आपको ये आसान लगा होगा, समझ आ गया होगा, लगा होगा कि हाँ अब हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब आप संयुक्त भी पढ़ेंगे, मिश्रित भी पढ़ेंगे, तो जब फिर आपके सामने जब मिक्स होके वाक्य आएंगे तो वहां आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। देखिए इसका सबसे उपाय, कोई ट्रिक कहीं कुछ इतना ज्यादा काम नहीं करती है, आपकी समझ सबसे ज्यादा काम करती है, आपकी समझ ही आपकी ट्रिक है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो प्लीज उसके एग्जाम्पल को बहुत गौर से, बहुत ध्यान से देखिए, उनके एग्जाम्पल में आप खुद से अपनी समझ से डिफरेंशिएट करने की कोशिश कीजिए, उनका अर्थ समझकर। फिर आपको उनका अर्थ याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, फिर उसके अर्थ आपको अपने आप से याद रहेंगे, आपके माइंड में वो चीज क्या होगी, बहुत अच्छे से फिट हो जाएगी अगर आपको एग्जाम्पल्स के बीच में डिफरेंस करना आता है। इसी क्रिया में आपको ऐसे भी लग सकता है कि हो सकता है एक ही क्रिया क्या हो रही है, दूसरे के ऊपर आश्रित हो रही है, उसका स्कूल जाना, उसके रोटी खाने के ऊपर आश्रित हो रहा है, लेकिन नहीं, आश्रित नहीं हो रहा है। आश्रित क्यों नहीं होता है? ऐसा तो है नहीं कि अगर उसे रोटी मिलेगी तो ही वो विद्यालय जा सकता है। मान लीजिए यहाँ ये होती कि अगर उसे बस मिलती तो वह विद्यालय जाता, तो यहाँ तो क्या हो गई, एक क्रिया दूसरे पर आश्रित हो गई, वो विद्यालय तभी जाएगा जब उसको बस मिलेगी, वह बिना रोटी खाए भी तो जा सकता है ना। ये तो सिर्फ इसको पूरा बता रहा है कि वह रोटी खाकर जाएगा, तो यहाँ एक क्रिया दूसरे पर आश्रित नहीं है। तो इस तरह से जो उदाहरण दिए होते हैं, उन उदाहरणों में समझ के अपने अनुसार आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट खुद से करके देखना है और ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल पढ़ने की कोशिश करनी है। फिर आपको बहुत ज्यादा मेहनत चीजों को याद करने में नहीं लगानी पड़ेगी। तो चलिए आइए, सरल वाक्य आपको समझ आया होगा, आगे बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, हम समझ चुके हैं संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं। फिर भी एक बार देखते हैं, जहां दो या दो से अधिक उपवाक्य क्या होंगे, किसी योजक या समुच्चय बोधक के साथ जुड़े होंगे। तो देखिए इसके अंदर हमने मतलब जान लिया। अब देखिए कौन से वो मुख्य वाक्य होंगे, वो योजक शब्द होंगे, सॉरी वाक्य नहीं शब्द, जो कि संयुक्त वाक्यों में प्रयोग किए जाएंगे। तो मुख्य समुच्चय बोधक जो शब्द होंगे वो और, एवं, तथा, या, अन्यथा, वरना, किंतु, परंतु, इसलिए, अतः, नहीं तो, जो कि और जिस पर। ये शब्द अगर आपको वाक्य में दिखाई देते हैं तो वो वाक्य मोस्ट प्रोबेबली संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, तो आप इसको कहीं ना कहीं इसकी पहचान भी कह सकते हैं। ये शब्द आपको याद करने होंगे, गिनती में हो सकता है आपको थोड़े ज्यादा लग रहे हो याद करने में, लेकिन देखिए और का ही दूसरा या पर्याय हम कह सकते हैं कि एवं है, और या एवं को हम एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं, और तथा को भी। तो ये तीनों तो एक ही शब्द है। ठीक है, और याद कर लीजिए या एवं याद कर लीजिए या फिर तथा याद कर लीजिए। या का मतलब अलग होता है, या का क्या होता है, मतलब अलग होता है, तो एक हो गया या। तो और, या, अन्यथा या वरना का भी क्या होता है, एक मतलब होता है, और अन्यथा और वरना का जो मतलब होता है वही किसका होता है, नहीं तो का। वही किसका मतलब होता है, नहीं तो का। तो अगर इन तीन में से आपको एक भी पता है तो बाकी दो का भी आप पता कर सकते हैं इजीली। जब आपने एक बार इस चीज को समझ लिया है, पढ़ लिया है, तो आपको एक भी याद है तो आप दूसरे का क्या कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये भी किसका होगा, संयुक्त वाक्य के अंदर प्रयोग होगा। उसके बाद जो कि और जिस पर एक ही बात है, इसलिए या अतः। इसलिए ये हुआ, अतः ये हुआ, एक सेंस देते हैं, और किंतु परंतु एक हो गई। ठीक है, तो आप इस तरह से इन्हें याद कर सकते हैं। और, एवं, तथा एक ही मतलब होता है इनका। फिर या, अन्यथा, वरना, इसके साथ ही नहीं तो, इसलिए, अतः, जो कि, जिस पर, किंतु, परंतु, ये योजक शब्द होते हैं जो कि संयुक्त वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। अगर दो उपवाक्य हमें इन शब्दों के साथ जुड़े हुए मिलते हैं तो वो किसके वाक्य होंगे, संयुक्त वाक्य होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, करो या मरो। करो या मरो, तो करो एक अलग उपवाक्य हुआ और मरो एक अलग उपवाक्य हुआ। ये दो क्रियाएं हुई जिन्हें जोड़ा जा रहा है किसके साथ में, या के साथ में। वह आया और दूध पीकर खेलने चला गया। वह आया और, देखिए यहाँ किससे जोड़ा हुआ था वाक्य को, या के साथ में, यहाँ और के साथ में। वह आया और दूध पीकर चला गया। अब देखिए संयुक्त वाक्य को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि दोनों वाक्य अगर अलग से भी अपना एक मतलब दे रहे हैं, उनके अपने अलग मतलब हैं, वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र उनके मतलब हैं। ठीक है, एक दूसरे पर आधारित या किसी से रिलेट नहीं करते हैं दूसरे वाले वाक्य से, तो वो कौन से होंगे, वो संयुक्त वाक्य के उपवाक्य होंगे। वह आया, अब वह आया ये जो दो वाक्यों से बना एक तरह का एक उपवाक्य या वाक्य कह लीजिए, तो ये क्या है, इसका एक अपना मतलब है कि वह आया, ये अपने आप में कंप्लीट है और स्वतंत्र है, किसी की आवश्यकता इसको नहीं है, ना ही किसी पर निर्भर है। दूध पीकर खेलने चला गया भी क्या है, एक अलग उपवाक्य है, अपना इसका मतलब है, स्वतंत्र वाक्य है। तो
किससे जोड़ा गया है और से, तो कौन सा वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य होगा। अब देखिए इसी के अंदर एक ये भी है, दूध पीकर खेलने चला गया। अब ये एक ही उपवाक्य है, लेकिन इसमें भी क्या है, क्रियाएं एक से ज्यादा है, जो कि हम सरल वाक्य में पढ़ चुके हैं कि ऐसा संभव है कि एक उपवाक्य में, क्योंकि ये अपने आप में तो क्या है, एक सरल उपवाक्य है, ये भी एक सरल उपवाक्य है, और दोनों को सरल उपवाक्यों को जोड़कर क्या बना दिया गया है, संयुक्त उपवाक्य, संयुक्त वाक्य बना दिया गया है। ठीक है, गंगा तट पर नहा लेना या मुंह धो लेना, तो गंगा तट पर नहा लेना अपना एक मतलब है इस वाक्य का, और मुंह धो लेना, गंगा तट पर मुंह धो लेना का अपना। हम अलग से तो कोई शब्द इनके साथ जोड़कर आपको मीनिंग नहीं समझा रहे हैं कि तभी इनका मीनिंग बन रहा हो जब हम कोई अलग शब्द इनके साथ जोड़ रहे हो, इनसे अलग नहीं, जो दिया है वही। गंगा तट पर नहा लेना भी इसका भी मतलब बनता है, और गंगा तट पर मुंह धो लेना का भी अपना एक अलग स्वतंत्र मतलब बनता है। यह आधार स्तंभ है जिस पर, ठीक है, पढ़ा था हमने कि जिस पर किसके अंदर आएगा, संयुक्त वाक्य के अंदर आएगा, पूरा भवन खड़ा हुआ है। तो यह आधार स्तंभ है, अपने आप में क्या है, एक कंप्लीट वाक्य है। उसी तरह से पूरा भवन खड़ा है भी क्या है, अपने आप में एक कंप्लीट वाक्य है। क्या पूरा भवन खड़ा है, इसमें कोई क्वेश्चन आपके मन में जागृत होता है किसी चीज को लेकर के, यहाँ कुछ कमी है, इसे कोई पूरक की जरूरत है या कुछ भी नहीं। यह एक आधार स्तंभ, यह आधार स्तंभ है, ये भी कंप्लीट है, पूरा भवन खड़ा है, ये भी कंप्लीट है। तो जब दो ऐसे स्वतंत्र वाक्य जिनका अपना मतलब होगा किसी योजक के साथ में जुड़े होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। वे बुद्धिमान थे तथा साहसी थे, तो यहाँ पे देखिए यहीं पे आप एवं और लगा के देखिए, एक ही मतलब बनेगा ना, वे बुद्धिमान थे और साहसी थे, वो बुद्धिमान थे एवं साहसी थे, एक ही मतलब है। तो इसीलिए कहा था कि इन तीनों का क्या होगा, ये शब्द अलग अलग हैं, एक दूसरे के क्या है, पर्याय हैं, जिन्हें हम एक दूसरे के साथ में एक दूसरे की जगह पर प्रयोग कर सकते हैं, जिनका सेम मीनिंग होता है। ठीक है, तो वे बुद्धिमान थे का भी अपना मतलब है, और वे साहसी थे का भी क्या है, अपना मतलब है। तो जब दो ऐसे वाक्य एक दूसरे के साथ में जुड़े होंगे योजक के साथ में, वो संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। बारिश हो गई वरना मैं मैच जीत जाता, बारिश हो गई पूर्ण वाक्य है एक, और मैं मैच जीत जाता भी पूर्ण वाक्य है। किससे जुड़े हुए हैं, वरना से। तो वरना क्या है, यहाँ समुच्चय बोधक है, यहाँ पे आया हुआ है वरना। अब देखिए बारिश हो गई अन्यथा मैं मैच जीत जाता भी क्या है, सही वाक्य है, और यही वाली सेम सेंस दे रहा है ना। और बारिश हो गई नहीं तो मैं मैच जीत जाता, समझ आया होगा ना कि तीनों का मतलब एक ही निकलता है, तीनों एक दूसरे की जगह पे क्या किए जा सकते हैं, प्रयोग किए जा सकते हैं। डॉक्टर ने सारी दवाइयां दी किंतु मरीज न बच सका, मरीज न बच सका इस वाक्य का अपना मतलब है। डॉक्टर ने सारी दवाइयां दी का क्या है, अपना एक मतलब है। किंतु के साथ में दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ा गया है, तो ये कौन से वाक्य हुए, संयुक्त वाक्य होंगे। वहीं पे जो मिश्रित वाक्य जब हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि वहां पे क्या होगा, एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित होगा, एक प्रधान वाक्य होगा, एक मुख्य वाक्य होगा, और दूसरा गौण वाक्य होगा। इसमें ऐसा नहीं है, कोई भी वाक्य गौण नहीं है, दोनों ही वाक्य क्या है, अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। स्वतंत्र किस तरह से है वो मैं आपको समझाती चल रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनते हुए चलना, समझते हुए चलना। ठीक है, स्वतंत्र मतलब अपना अलग मतलब इनका है। ठीक, शेर शहर में घुस आया, एक वाक्य हो गया, इसका अपना मतलब हुआ स्वतंत्र। लोग बाहर भागने लगे का भी क्या है, अपना मतलब हुआ। तो दो स्वतंत्र वाक्यों को किसके साथ जोड़ा जा रहा है, इसलिए के साथ में। तो ये कैसे वाक्य होंगे, संयुक्त वाक्य होंगे। किसके साथ में जोड़ा गया, इसलिए के में कौन सा योजक शब्द, इसलिए। इसलिए की जगह अतः भी हो सकता था, शेर शहर में घुस गया अतः लोग बाहर भागने लगे, कि इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा आपको। संयुक्त वाक्य भी यहाँ पे दो वाक्य होंगे, उपवाक्य होंगे, और वो उपवाक्य कैसे होंगे, स्वतंत्र होंगे, उनके अपने मतलब होंगे, अपने अलग अर्थ होंगे, और एक योजक के साथ में वो आपस में जुड़े हुए होंगे, क्या कहलाएंगे, संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिश्रित वाक्य को जानेंगे, उसके उदाहरण देखेंगे, उनकी और मिश्रित वाक्य के भी अपने अलग भेद होते हैं या प्रकार होते हैं, उन प्रकारों या उपवाक्यों को कुछ भी कह लीजिए, उन्हें जानेंगे, उनकी पहचान को जानेंगे, और किस तरह से हम इन्हें एक तरह के उपवाक्य से दूसरी तरह के एक तरह के वाक्य से दूसरी तरह के वाक्य में बदल सकते हैं, जैसे संयुक्त से मिश्रित में या फिर सरल से मिश्रित में, उस चीज पे भी चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मिश्रित वाक्य के साथ में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।